हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब एक नए कॉन्सेप्ट की ओर हम मूव कर चुके हैं इस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल में। आज से हम स्टार्ट कर लेंगे मोल कॉन्सेप्ट, और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस पे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मोल कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 11th में आपको मिलता है ये टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक आपको यही पढ़ाया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री का, जहां पे आपको कुछ कैलकुलेशंस या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोल आपको आने चाहिए। सो क्या मतलब होता है मोल का, ये आपको एक्चुअल मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो हम यहां पे बस ये करने वाले हैं कि अच्छे तरीके से मोल को हम समझ जाएं, बस इतना हमें करना है यहां पे। तो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा कि मोल जो होता है ना, मोल एक्चुअल में लैटिन नेम है। कहां का नेम है? लैटिन नेम है, जिसके कारण आपको समझने में दिक्कत आ रही है। मैं देसी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये तो खैर लैटिन है, और लैटिन है अगर ये मोल, इसका मतलब सिंपल सा अगर हम निकालें तो हिप होता है, या फिर आप कह सकते हैं है ना मास, या फिर आप कह सकते हैं पाइल। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब एक ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना? और लैटिन नेम तो आप बता दिए सर, देसी लैंग्वेज में बताओ कि मोल का मतलब क्या है ना? तो मोल का सिंपल सा मतलब अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये एक नंबर है। मोल एक नंबर है, और वो कौन सा नंबर है ये भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं जैसे ही आपको कहता हूं कि डजन, मैं आपको जैसे ही आपको डजन बोला, मैंने कुछ भी आपको नहीं बोला है, जस्ट मैंने डजन नाम लिया है और आपके दिमाग में एक नंबर आ गया, राइट? यानी कि 12 एक नंबर की बात कर रहा है। मैं डजन कुछ भी ले सकता हूं, हो सकता है मैं बनाना ले लूं, 1 डजन बनाना, 1 डजन पेंसिल, 1 डजन कॉपी, कुछ भी मैं ले सकता हूं। तो डजन अगर ले लिया मैंने, तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाता है कि अच्छा ये 12 एक नंबर की बात कर रहा है, जबकि मैंने 12 बोला भी नहीं है आपको, राइट? लेकिन फिर भी आपको समझ में आ गया कि नंबर की बात कर रहा है, ये 12 होता है इसका मतलब, राइट? इसी तरीके से यहां पे मोल भी एक नंबर है। मैंने यहां पे जैसे ही आपको कहा मोल, तो आपके दिमाग में फट से एक नंबर आना चाहिए। मैंने जैसे ही बोला मोल, मतलब आपके दिमाग में एक नंबर दौड़ना चाहिए, और वो नंबर दौड़ेगा कौन सा? 6.022 इंटू 10⁻23। और किसी किसी बुक में इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में याद रखने के लिए कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है 6.023 इंटू 10⁻23, सो दैट ये इजीली याद रहे कि यहां पे भी 23 है और यहां पे भी 23 है। तो इसीलिए बहुत सारे बुक में ऐसा भी लिखा हुआ रहता है। लेकिन मोल का अब सिंपल सा मीनिंग आपको समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं, एक नंबर है। तो मैं कहूंगा कि अच्छा एक बात बताओ भाई, कि इतने बड़े नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? ये भाई बहुत खतरनाक नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। आपको यकीन नहीं आता तो चलिए आप काउंट करके देख लीजिए। 1 सेकेंड में एक नंबर काउंट करिए, है ना? जैसे 1 2 3, जैसे सेकेंड्स के कांटे जो चल रहे हैं उनके साथ में आप काउंटिंग करते चलिए। आपको यकीन नहीं होगा, 10⁻16 ईयर्स लग जाएंगे आपको सिर्फ ये नंबर काउंट करने में। 10⁻16 ईयर्स लग जाते हैं बेटा, इस नंबर को सिर्फ काउंट करने में लग जाएंगे। अगर एक सेकेंड में एक नंबर बोलोगे, जैसे 1 2 3, तो ऐसे करके अगर इस नंबर को काउंट करने बैठो तो भैया आपके समझ लो कितने पीढ़ी निकल जाएंगे। आप सोचो 10⁻2 में भी लोग नहीं जी पाते, यानी कि 100 ईयर्स भी लोग नहीं जी पाते। मैं मान लेता हूं कि चलो 100 ईयर्स आप जी लेते हो, तो करीबन 8 पीढ़ी आपकी चली जाएगी सिर्फ इस मोल को काउंट करने में। ये इतना बड़ा नंबर है, समझ रहे हो बात को? ये बहुत ही खतरनाक नंबर है भाई, बहुत बड़ा नंबर है। सर कौन पागल ने इस नंबर को बनाया, और क्या जरूरत पड़ गई भाई इतने बड़े नंबर को बनाने की, है ना? सिंपल सा लॉजिक हमारे दिमाग में आ सकता है ऐसा कि भैया आखिर क्यों इतना बड़ा नंबर क्यों? तो भैया आप समझें इस बात को, यहां पे आदमी के काउंट करने की बात नहीं चल रही है।
कि यहाँ पे 100 आदमी हैं क्लास में, 50 लड़के हैं, काउंट कर लिया हो गया। केले काउंट करने के काम नहीं आ रहे कि भैया यहाँ पे 100 डजन है या फिर 1 डजन है, 2 डजन है, 4 डजन है, ऐसे काउंट करने के लिए नहीं आ रहे भैया। यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े नंबर्स काउंट करने जो आपको दिखते भी नहीं है। केमिस्ट्री में आपको एटम्स की काउंटिंग करनी है, केमिस्ट्री में आपको मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग करनी है। आपको क्या लगता है आप डजन से इसको काउंट कर पाओगे? हैं? कभी नहीं काउंट कर पाओगे बेटा। कितना डजन बोलोगे? लाखों लाख डजन ऐसे बोलोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, है ना। तो ये इसी के कारण, अब मान लीजिए स्टार्स को आपको काउंट करने दिया जाए तो क्या आप उसे किसके नाम पे बोलेंगे कि इतने डजन स्टार्स हैं? ना ना, वो इतने लार्ज नंबर हैं कि आपको एक बड़ा नंबर लेना पड़ेगा उसको बताने के लिए। वर्ल्ड की पॉपुलेशन अगर आपको बतानी है ना, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो आप मान के चलिए कि मैं कहूंगा कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन समहाउ 10 टू द पावर 18 8 के आसपास में होगा, या बहुत ज्यादा हम कह लें तो 10 टू द पावर 8 से लेकर के 10 टू द पावर 9 तक का रेंज में हमारे वर्ल्ड का पॉपुलेशन होगा। राइट, मान लेता हूं अगर 10 टू द पावर 9 है तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि मोल के अगर कंपैरिजन में बोलूं तो कितना मोल हुआ? देखो मैं बताता हूं। अगर मोल के कंपैरिजन में बोलोगे तो 10 टू द पावर -14 मोल हो जाएगा बेटा, ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो जाएगा। सोच लो कितना छोटा, यानी कि 10 टू द पावर -14 मतलब मोल के कंपैरिजन में वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखना 0.13 यहां 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और जाकर के यहां पे 14। तो इतना मोल, इतना छोटा बेटा, सोचो 0.1 ही इतना छोटा नंबर है और इतना छोटा है मोल के सामने वर्ल्ड का पॉपुलेशन। देख लो भैया, देख लो, ये इतना बड़ा नंबर है कि आप आसानी से एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबको काउंट कर सकते हो। ये इतने छोटे छोटे होते हैं, तो इन्हीं नंबर्स को, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, प्रोटॉन को काउंट करने के लिए इतना बड़ा नंबर दिया गया है। समझ रहे हो? देखो अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो ये मोल का वैल्यू पुट कर, तो मोल का नंबर कितना होता है? इतना होता है ना भैया, ये मोल का नंबर है। तो यहां क्या करो कि ये 10 टू द पावर -14 रहने दो और यहां पे मोल का वैल्यू ले आओ, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ले आओ। तो यहां पे आप देखेंगे कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 14। यहां पे 23 में 14 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 13 में से इतना 9 और यहां पे कितना हो जाएगा? 1 से 1 कैंसिल, यानी कि 10 टू द पावर 9। यानी कि ये है आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन। अगर हम बात करें इसी रेंज में आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसी रेंज में, इससे ज्यादा नहीं है। तो सोचिए मोल एक इतना बड़ा नंबर है जिसके अंदर इस वर्ल्ड के, इस यूनिवर्स के हर चीज काउंट की जा सकती है। जब आप सबसे छोटे चीज को काउंट कर सकते हैं, एटम, साइंस, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब तो सबसे छोटे हैं वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटे चीज हैं। जब इनको हम इस नंबर से काउंट कर सकते हैं तो दुनिया के किसी भी चीज को हम यहां पे इस नंबर से काउंट कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कि मोल का क्या मीनिंग है। मोल एक नंबर है भैया, और वो नंबर यही है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और कुछ नहीं समझना है आपको मोल का मतलब, बस एक नंबर है ना। जैसे ही कहा गया आपको डजन, आपके दिमाग में जैसे 12 आया, उसी तरीके से जैसे आपको कहा जाए 1 मोल, आपके दिमाग में फट से ये नंबर आना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है। अभी कुछ और चीजें हम सीखेंगे। अभी तक मैं आपके दिमाग में बस इतना भर पाया हूं कि ये एक जस्ट नंबर है जिसे हम एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को काउंट करने में, इसकी कैलकुलेशन करने में यूज में लेंगे, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आया इतनी देर से जो मैंने भूखा, राइट। तो चलिए अब मैं कुछ आपको फॉर्मूला दे दूं सो दैट आप उसके हेल्प से जितने भी कैलकुलेशन वगैरह, जो भी एटम, साइंस, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए जो आपको कैलकुलेशन दिया जाएगा, आप आसानी से कैलकुलेट कर पाए। और उससे पहले मैं कुछ टर्म आपको बता दूं कि हो सकता है आपको यहां पे एटॉमिक मास के बारे में बताया जाए, कुछ टर्मिनोलॉजी यहां पे यूज की जाए, है ना। तो एटॉमिक मास यहां पे 2 टर्म में मैं बांट देता हूं इसको। एक तो एटॉमिक मास और दूसरा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, अब आप सोचिए मैं यहां पे
एक एटम की बात करूं, अगर एक एटम की बात करूं, तो यहां पे एक एटम का अगर एटॉमिक मास देखोगे, है ना, ये मास ऑफ वन एटम की बात करते हैं बेटा, यहां पे मास ऑफ वन एटम, तब जाकर के आप एटॉमिक मास कहते हैं। हम अगर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल की बात करें, यानी कि उसका मास हम देखें सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल का, सिर्फ और सिर्फ कितना, एक मॉलिक्यूल का, तब हम जाकर के क्या बोलेंगे उसको कि वो मॉलिक्यूलर मास है। लेकिन एक टर्म ऐसा भी होता है जहां पे आपको यह कहा जा सकता है कि मोलर मास, मोलर मास। तो मोलर का मतलब क्या हो गया भैया, एक मोल में कितना मास होगा, तो एक मोल में कितना नंबर होता है भैया, है ना, समझ में आ गया आपको। मास ऑफ वन मोल पार्टिकल यहां पे हम बोलते हैं, मास ऑफ वन मोल पार्टिकल, वन मोल पार्टिकल। और वन मोल का मतलब क्या, सिंपली लिख दो कि यानी कि मास ऑफ कितने 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का अगर मास आप ऐड कर दोगे, है ना, जैसे यहां पे एक मास का था, एक मॉलिक्यूल के लिए था, यहां पे एक एटम के लिए था, तो यहां एक नहीं, यहां पे 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का अगर मास आप ऐड करोगे, उसे आप कहोगे मोलर मास, है ना। तो ये यहां पे बात रही। अब यहां पे हो सकता है ये वाला मोलर मास आप यहां पे एटम्स के लिए कहोगे तो एटॉमिक मास हो जाएगा, यही बात है ना। ग्राम एटॉमिक मास आप कह देते हैं, जब एटम के लिए वर्ड यूज करते हैं तो आप यहां पे कहते हैं कि ये हो गया आपको ग्राम, जीएम से ग्राम लिख रहा हूं, और दिस इज एटॉमिक मास। सो ग्राम एटॉमिक मास, जब आप एटम के लिए बात करते हैं तब की बात कर रहे हैं। जब आप मॉलिक्यूल की बात करेंगे कि मॉलिक्यूल के इतने एटम्स आप ले लेंगे, है ना, तो मॉलिक्यूल्स के इतने एटम ले लेंगे तो आप बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। सो दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आई थिंक ये टर्मिनोलॉजी आपको जरूर से जरूर क्लियर हो गई होंगी। मैं और कुछ आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पे अगर मैं कहूं आपको, ये लीजिए, आपने ये देखा एटॉमिक मास देख लिया कि क्या होता है, कुछ फॉर्मूला में लिख देता हूं मोल्स के, सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए, है ना। तो वो चीज स्टार्ट करते चलिए। मोल का सबसे बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मोल इज इक्वल टू, मैं सबसे पहला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, है ना। यहां पे वेट लगा मत देना mg, समझ रहे हो, mg मत लगा देना फिजिक्स। यहां पे ग्राम और वेट, यहां पे हम सब चीज एक ही को कहते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो हम यहां पे कहते हैं ये ग्राम, यानी कि गिवन मास, है ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि mw। सिंपली आप मोल इज इक्वल टू ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास ऐसे दिमाग में रखें, ओके। ये पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला हुआ। दूसरा चलिए हम बात करते हैं, दैट इज मोल इज इक्वल टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये वाला है, यानी कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, है ना, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये सर अब क्या ले आए सर, एवोगाड्रोस नंबर भैया किसको कहते हैं ये तो बता दो। तो मैं आपको समझा देता हूं बेटा, आज समझ लो। सबसे पहले मैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बारे में बताता हूं कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। तो मैं यहां पे लिख दूं वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का मतलब है
हो सकता है एटम्स की बात कर रहा हो, आयोन्स की बात कर रहा हो, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हो, प्रोटॉन की बात कर रहा हो, न्यूट्रॉन की बात कर रहा हो, इनमें से किसी भी चीज की बात कर ले, इसी को कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल में कह रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल मतलब यहां पे हो सकता है नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया जाए, इसमें से कोई भी एक, इसमें से आयंस पूछ लिया जाए, इसमें से मॉलिक्यूल्स पूछ लिया जाए, इसमें से इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाए, इसमें से प्रोटॉन पूछ ले, इसमें से न्यूट्रॉन पूछ ले, तो इनमें से कोई भी चीज आपको पूछ ले, बस यहां पे वो वाला आपको लगा देना है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के जगह पे आपको वो वैल्यू रख देना है, दैट्स ऑल। Na का मतलब क्या है? देखो, आप ये चीज आप समझ के चलिए कि 1 मोल ऑफ एनी एटम, 1 मोल ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू, ये 1 मोल को अलग अलग नाम से पुकारते हैं और कोई बात नहीं बेटा। 1 मोल को हम कह सकते हैं 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, है ना। इसी को हम कह सकते हैं 1 मोल को 1 ग्राम एटम कह दिए। आप कह सकते हैं एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, और यही नंबर को हम यहां पे कहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। बेटा ये सब के सब एक ही चीज है, बिल्कुल ही अलग नहीं है, सब के सब सेम है। मैं अगर एग्जांपल लूं कि मान लीजिए मेरा नाम है 1 मोल, मेरा नाम 1 मोल है, लोग मुझे, मेरे जहां पे मैं जॉब करता हूं, लोग मुझे 1 मोल से जानते हैं, जबकि जब मैं अपने सोसाइटी में आता हूं तो लोग मुझे 1 ग्राम एटम के नाम से जानते हैं, जबकि हूं मैं क्या, 1 मोल ही हूं, है ना। मेरा सर्टिफिकेट नेम 1 मोल है, यानी कि आपको घूम फिर के यहीं पे आना, चाहे किसी भी वैल्यू में दी रहे, आपको हमेशा घूम करके यहीं पे आ जाना है, मोल के सेंट्रल फॉर्म में आ जाना है आपको। तो 1 ग्राम एटम भी मेरा ही नाम है ना, जो मुझे सोसाइटी में लोग मुझे कहते हैं। जब मैं अपने गांव चला जाता हूं तो वहां पे मुझे कहते हैं एवोगाड्रोस, सुनो रे, तो यहां पे एवोगाड्रोस नाम है इसका, ठीक है। तो एवोगाड्रोस भी इसी का नाम है, जो कि गांव जब जाता है तब इसे लोग कहते हैं, और इसका मतलब होता है ये नंबर, यानी कि ये सब के सब सेम है। मैं यहां पे चाहूं तो यहां पे लगा सकता हूं कि 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल कह सकता हूं, 1 मोल आयोन्स कह सकता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ये क्या हो जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहां पे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम होगा, अभी यहां पे एटम हो जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम, इतना नंबर ऑफ एटम, इतना नंबर ऑफ एटम, इस केस में सब एटम एटम चल रहा था। यहाँ पे नीचे आ जाएगा इतना मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, यहाँ पे बोलेंगे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसी को इन शॉर्ट यहाँ पे लिखते हैं एवोगाड्रोस नंबर को Na, ऐसा है ना, इस तरीके से लिख देते हैं। ये N लिख दिया और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में A लिख दिया, तो एवोगाड्रोस नंबर हो गया। मतलब क्या, यही नंबर की बात कर रहा है, ये 1 मोल है, एवोगाड्रोस नंबर ये यही नंबर है, ये इनमें से कोई भी आप ले लो, एवोगाड्रोस का मतलब ही 1 मोल है, 1 ग्राम एटम है, एवोगाड्रोस नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, जो भी बोलना है बोल लो। सो 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह सकता हूँ, यानी कि Na मॉलिक्यूल्स कह सकता हूँ मैं, ठीक है। मॉलिक्यूल के लिए आप कह सकते हो इतना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ये नंबर लिख लो यहाँ पे, इतना मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स के जगह पे एटम्स पुट किए, आयंस पुट किए, मॉलिक्यूल्स पुट कीजिए, जो भी पुट करना है इनमें से पुट करते रहिए आप, ठीक है। तो आप बड़े इजी तरीके से आप यहां पे इसके हेल्प से आप निकाल पाएंगे। आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाएगा तब भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे, नंबर ऑफ आयंस पूछा जाएगा तब भी कैलकुलेट कर पाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाएगा तब भी कर पाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तब भी कर पाएंगे। आपसे जो भी चीज पूछा जाएगा आप कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला से कर सकते हैं, राइट। तो ये ज्यादा टेंशन वाली बात बिल्कुल ही नहीं है, क्लियर है ना। तो 2 फार्मूला आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और फार्मूला मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि आप अगर मान लीजिए किसी गैस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, किसी गैस के लिए कोई फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो तब के लिए मोल में कौन सा फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो ये वाला सब समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। सो 3rd नंबर फार्मूला की बात करते हैं। सो 3rd नंबर पे अगर आप देखिए तो यहां पे हम बात कर लेते हैं कि मोल अगर आपको किसी गैसियस एटम के लिए पूछ ली जाए तब क्या करोगे।
तब आपको क्या करना है कि वॉल्यूम एट एनटीपी और वी कैन से एसटीपी, नो प्रॉब्लम, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस है बट ज्यादा नहीं है। सो यहां पे आप लिख सकते हो वीएसटीपी और मतलब वीएसटीपी और एनटीपी, जो भी आपको चाहिए लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो मैंने यहाँ पे 22.4 लीटर लिख दिया। तो ये वाला आपको अप्लाई करना है जब कभी गैस के लिए आपसे पूछा जाता है मोल, है ना, किसी भी गैस के लिए मोल कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो आप ये लगा लेना। एक लास्ट फार्मूला लिख देता हूं जो कि बहुत रेयर हो सकता है आपके यूज में आए, वो मैं लिख देता हूं। तो आपको पता है कि मोल इज इक्वल टू, सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने ये पढ़ रखा है, मैं घुमा के लिख रहा हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू क्या होता है यहां पे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये कुछ फार्मूला हैं जिन्हें आपको दिमाग में रखनी है। अब मोलैरिटी क्या होता है, तो उल्टा कर दीजिए कि मोलैरिटी जो है वो कैपिटल एम से इंडिकेट किया जाता है, इसका यूनिट होता है मोलर, है ना, इसका यूनिट क्या होता है, मोलर। तो मोलैरिटी का अगर फार्मूला जानना चाहते हैं तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि 1 लीटर में कितना सॉल्यूट, 1 लीटर वाटर में कितना सॉल्यूट मौजूद है उसी को मोलैरिटी कहते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस वही चीज है और कुछ नहीं। बस आपको ये मैं 4 फार्मूला से ज्यादा याद करने के लिए नहीं कहूंगा, और इसी 4 फार्मूला के हेल्प से मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनवा दूंगा, जितने आपके सिलेबस में रिक्वायर्ड हैं वो सब के सब आप इजीली बना पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा। मैं ढेर सारे प्रॉब्लम करवाऊंगा, बट अभी मैं थोड़ा सा और कुछ आपके कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता हूं कि देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे एटॉमिक मासेस दी हुई होंगी, आपको एटॉमिक मास बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए एलिमेंट्स का। हालांकि मैंने आपसे पहले शेयर कर लिया है, मैंने आपको एटॉमिक मास कैसे आया है ना, ये फुल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है एटॉमिक मास के बारे में, तो ज्यादा मुझे बताने की जरूरत अब नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं इन जनरल बस एक बार फिर से फटाफट लिख दूं आपके एटॉमिक मास, सो दैट आपको, जैसे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास बोले तो 1 होता है, यहाँ पे 4 होता है। यहाँ पे एटॉमिक मास को हम यूनिट अभी बताया था AMU, या फिर यूनिफाइड मास यानी कि U। तो ये सब कुछ जो वैल्यू है ये 1U है, 4U है, और लिथियम का एटॉमिक मास यहाँ पे 7 होता है, 7U है, सब U में हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोरोन की अगर हम बात करें तो बोरोन का यहाँ पे समथिंग 11 के आसपास में होता है ना, 5 to the 10 यानी कि 10 पॉइंट समथिंग, यानी कि 11 के आसपास में होता है आई थिंक। सो यहाँ पे 12, यहाँ पे नाइट्रोजन का 14, यहाँ पे 16, यहाँ पे 18 है ना, 19 होता है शायद, 18 नहीं 19 होता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन का अगर आप देखेंगे तो ये 19 हो जाता है, राइट। इसी तरीके से नियॉन की बात कर लीजिए तो लगभग 20 के आसपास में, यहाँ पे सब फ्रैक्शन में रहता है लेकिन इसको इंटीजर में करके आप लिख लीजिए, कोई उतना दिक्कत नहीं होगी आपको। ये 23 सोडियम के लिए, यहाँ पे 24 मैग्नीशियम के लिए, एल्यूमिनियम यहाँ पे 27, यहाँ पे सिलिकॉन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ 20 सिलिकॉन 23 27 सिलिकॉन का होना चाहिए आई थिंक, कितना 14 टू ज़ा, तो 27 के आसपास में या 29 के आसपास में होना चाहिए इसका, ये 29 के आसपास में होना चाहिए सिलिकॉन, 14 है ना, तो 14 इसका एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे इतना होना चाहिए आई थिंक। चलिए 29 के आसपास में आई थिंक है। ये हो जाएगा फॉस्फोरस आई थिंक 31, ये हो जाएगा 30, सल्फर 16, यहाँ पे 32 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 17 तो 35.5। इसको आपको फ्रैक्शन में ही याद रखना है बेटा, फ्रैक्शन में ही याद रखना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आर्गोन की बात कर लें तो यहाँ पे लगभग आर्गोन एंड देन पोटेशियम होता है, तो आर्गोन की मास लगभग 40 होता है ना, और ये कह सकते हैं, और इसका 39 होता है। मैंने आइसोटॉप्स में आपको बताया, आर्गोन पोटेशियम कैल्शियम का आपको आइसोटॉप्स बताया था अगर याद हो तो, कैल्शियम का भी 40 हो जाता है ना। तो इन जनरल यहाँ पे आर्गोन का आप चाहें तो लिख सकते हैं, थोड़ा कम भी 36 37 के आसपास में, 37 के आसपास में आप लिख सकते हैं, लेकिन आइसोटॉप्स भी इसका 40 में होता है, ये मेरे को पता है। तो इसी तरीके से और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का जिसको आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए कि क्रोमियम है तो 52 होता है,
आयरन अगर है इसका तो आयरन 56 होता है, कॉपर की बात कर लें तो 63.5 होता है ना। इसी तरीके से मैंगनीज की बात कर लें तो यहाँ पे 55 होता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्हें आपकी इसकी भी एटॉमिक नंबर आपको याद रखनी चाहिए। जैसे जिंक है, यहाँ पे 65 होता है ना। ब्रोमीन की बात कर लें तो ये 80 होता है। Ag की बात कर लें यानी कि सिल्वर की, यानी कि 108 होता है। तो कुछ ये एलिमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इसको इतना याद रखिए। बाकी अगर इससे और हट के अगर कोई देगा ना एटॉमिक मास, तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन होगा। हालांकि इनमें से भी बहुत सारे कभी मैक्सिमम टाइम दे देता है, लेकिन समटाइम्स नहीं भी गिवन रहता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए, कम से कम इतने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद रहने चाहिए। और ये सब कोई यू में है या फिर AMU में है, जितना भी है ये, है ना। और सबका 1 एटम की बात है बेटा। देखो जैसे हाइड्रोजन का 1 एटम की बात करें तो 1U इसका एटॉमिक मास है। हीलियम का 1 एटम की बात करें तब जाकर के इतना एटॉमिक मास है ना। लेकिन आप अगर कहना चाहते हो कि सर मैं तो 1 मोल की बात करूंगा, यानी कि हाइड्रोजन का 1 एटम का मास इतना है, लेकिन आपको यहां पे मैं कहूं कि मैं हाइड्रोजन का ले लेता हूं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU था। तो बताइए कि यहां पे 1 एटम का, है ना, 1 एटम, यहां पे 1 एटम का 1U, तो ये बताइए इतने सारे एटम, यानी कि इतने सारे एटम का मतलब क्या है, इसका नाम क्या है, ये तो मोल है। तो इतना एटम अगर ले लेंगे तो इसका मास अगर बोलोगे तो ये 1 ग्राम हो जाएगा। जस्ट ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि आपने मोल में कह दिया, कि यानी कि 1 मोल अगर ले लेंगे एटम्स तब जाके इसका 1 ग्राम होगा। यानी कि इन सभी को आप ग्राम में लिख पाएंगे जब आप ये 1 मोल कहेंगे। यानी कि मोल अगर ले लें, यानी कि एक एटम नहीं, आप इतना एटम ले लें, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ले लें, तब जाकर के आप कह पाएंगे कि ये 1 मोल है। और इतना एटम्स लेने के बाद इसकी मास 1 ग्राम हो जाती है बेटा। यहाँ पे 1U हमने कहा था, ये 1 ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से हीलियम की बात करें तो 4U है, एक हीलियम का मास, एक हीलियम का मास कितना, 4U। तो बताइए इतने हीलियम का मास कितना होगा, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम अगर ले लें तो ये 4 ग्राम हो जाएगा बेटा। बस उसी को ग्राम में कर दिया और कुछ किए नहीं हम। लिथियम का, जैसे एक लिथियम का मास की अगर बात करें तो 7U होता है, लेकिन अगर आप एवोगाड्रोस नंबर ऑफ हीलियम ले लेंगे, यानी कि इतना हीलियम आप ले लेंगे तो ये 7 ग्राम हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब है बेटा कि अगर मोल पे इसी भी चीज को कहना चाहें कि मोल में अगर हम इसको बोलेंगे तो यहाँ पे जस्ट ग्राम लगा देना है आपको। ये 9 ग्राम, यहाँ पे हो जाएगा 11 ग्राम, यहाँ 12 ग्राम, यहाँ पे 14 ग्राम, यहाँ पे 16 ग्राम। यानी कि इतना ग्राम अगर सिर्फ ग्राम में गिवन होगा बेटा, ये 20 ग्राम, इस तरीके से 23 ग्राम। तो आपको यह समझ जाना है कि यहाँ पे एक एटम की, एक सोडियम एटम की अगर मास बोले तो 23U हो जाएगा। लेकिन अगर हम कितना 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम की बात करेंगे तो उसका मास हो जाएगा कितना, 23 ग्राम। तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया है कि ये ऑलरेडी यू में है। यू कहने का मतलब है यूनिफाइड मास, यानी कि यूनिट मास, यानी कि एक एटम का मास है और आपको इतने एटम का मास निकालना है। यानी कि इसी को क्या कहते हैं, 1 मोल। यानी कि 1 मोल अगर किसी का भी ले लोगे कोई भी एटम का, तो उसी का मास को सिर्फ आप ग्राम में कर दीजिए, दैट्स ऑल, खत्म बात आपका, और कोई लोचा ही नहीं है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं आपको अगले क्लास से, इस क्लास में इतना ही रखते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट जितना था मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं अभी, ठीक है। अब इसी का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं इस एटॉमिक मास को यूज करके। जैसे मान लीजिए वाटर की बात करें तो एक वाटर अगर की बात करेंगे तो यहां पे 1U, 1 इंटू 2 प्लस ये सिखा चुका हूं ऑलरेडी, ये 16, तो कितना हो गया 18U। तो ये 18U जो आया है ये किसका आया बेटा, बोलो। ये आया है 1 मॉलिक्यूल का, ये 1 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आया बेटा। ये 1 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 18U। बट अगर हम बोले कि 1 मोल ले लें, ये 1 मॉलिक्यूल हुआ बेटा, ये 1 मॉलिक्यूल है ना, 1 वाटर मॉलिक्यूल की बात की गई है, 1 वाटर मॉलिक्यूल। यहां पे मैं कह दूं कि 1 मोल मॉलिक्यूल ले लीजिए, 1 मोल मॉलिक्यूल ले लीजिए, मतलब कितना ले लीजिए 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहां पे कितना लिया था ऊपर में देखो 1
1 लिया था तो क्या बोला था 18U, लेकिन आपने अब इतना लेना है, 1 मोल मॉलिक्यूल लेना है, मतलब इतना लेना है बेटा, इतना 6.023 10^23 मॉलिक्यूल लेना है, तब जाकर के आप इसको कहेंगे कि ये 18 ग्राम है। मैं कहूंगा कि 1 मोल ऑफ वाटर तो आप बोलेंगे 18 ग्राम। मैं बोलूंगा 1 एटम मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटम मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो आप बोलेंगे 18U। टर्मिनोलॉजी समझिए बेटा अच्छे तरीके से। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास होगा 18U, जबकि 1 मोल मॉलिक्यूल यानी कि इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर लेंगे तब हम 18 ग्राम कह पाएंगे। इस तरीके से आप कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, अगर U में कह रहे हैं, U में आप आंसर दे रहे हैं या MU में आंसर दे रहे हैं, तो समझिए आप एक मॉलिक्यूल के बारे में बता रहे हैं या फिर एक एटम के बारे में बता रहे हैं। और अगर उसी चीज को ग्राम में आप कह देते हैं तो आप पूरे मोल के बारे में बता रहे हैं, पूरे 6.023 × 10^23 एटम्स के बारे में या मॉलिक्यूल्स के बारे में उसके बताने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं मोल के बारे में जस्ट इम्फेसिस कर रहा था यहाँ पे, और आई थिंक ये सभी चीज़ आपको जरूर से जरूर क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम इतने सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, इसका एप्लीकेशन इतने सारे करेंगे कि 100% आपकी जितनी भी कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं है, लोग को मोल अगर नहीं समझ में आता है ना तो गोल मोल गोल मोल गोल मोल करते रह जाते हैं, समझ रहे हो। जिसको समझ में आ जाता है बड़े इजी तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं और आपको समझ में आ गया है, और अगले लेक्चर में एकदम फोड़ दोगे आप, प्रॉब्लम मस्त बनाओगे। मैं करीबन 20-25 प्रॉब्लम ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग कि उससे क्लैरिटी आ जाएगी पूरी। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।